हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर श्याम गुप्ता आप सब लोगों का यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद डॉक्टर श्याम गुप्ता में स्वागत करता हूं। आज हम डेबाय-हक्कल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पार्ट है ये। डेबाय-हक्कल थ्योरी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो डेबाय-हक्कल थ्योरी के द्वारा दिया गया था कि ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा ऑस्टवाल्ड का नियम। ऑस्टवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा। ऑस्टवाल्ड तनोता नियम, डाइल्यूशन लॉ। ये क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अल्फा यानी कि वियोजी मात्रा बढ़ती है यदि तनुता बढ़ाई जाए। तनुता बढ़ाई जाए तो वियोजन की मात्रा भी बढ़ती है, यानी कि डिसोसिएशन बढ़ना प्रारंभ कर देता है। लेकिन ये केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कॉन्सेप्ट सही था, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं। ये केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कॉन्सेप्ट सही था, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं था ये। रीजन बीइंग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो 100% डिसोसिएट होते हैं हर तनुता पर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग का डेफिनेशन ही क्या होती है, वो डिसोसिएट होते हैं 100%। तो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाते हैं 100%। लेकिन जब बाद में रमन स्पेक्ट्रा, एक्सरे, इनसे स्टडी की गई तो ज्ञात हुआ कि सांद्रता बढ़ाने पर, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर कुछ भाग अनआयनित रह जाता है, नॉन डिसोसिएट रह जाता है, यानी डिसोसिएट नहीं होता है। सम पार्ट डिसोसिएट नहीं होता है, कुछ केवल। जबकि अर्लियर क्या समझा जाता था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो 100% डिसोसिएट होते हैं, यानी पूरी तरह आयनित होते हैं हर तनुता पर, एवरी डाइल्यूशन पर। लेकिन बाद में जब एक्सरे और एक्सरे स्टडी की गई, रमन स्पेक्ट्रा स्टडी की गई, तो उसमें देखा गया कि जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है तो डिसोसिएशन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है तो डिसोसिएशन का कुछ भाग उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अनआयनित, डिसोसिएट नहीं हो पाता है। तो कहने का तो सिंपली इसको क्या कह सकते हैं, तो फिर बाद में एक धारणा, बाद में एक इसकी डेफिनेशन दी गई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सभी सांद्रताओं पर, सभी कॉन्सेंट्रेशन पर लगभग पूर्णतः आयनित, लगभग पूर्णतः आयनित रहते हैं। 100% नहीं कहा गया है, लगभग कहा गया। रीजन की सांद्रता बढ़ाने पर डिसोसिएशन, कुछ भाग अनडिसोसिएट रह जाता है। तो ये बेसिकली ये डेबाय-हक्कल थ्योरी के डेबाय ने कॉन्सेप्ट दिया ये कि पूरी तरह आयनित नहीं होता, लगभग आयनित हो जाता है, यानी 99% आयनित हो जाता है, लेकिन 1% नहीं होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट डेबाय-हक्कल का ने बताया। अब देखिए, जो अल्फा था, जो अल्फा होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, वियोजन की मात्रा जो अल्फा होती है वो लैम्बडा वी अपॉन लैम्बडा इनफाइनाइट के बराबर होती है। लैम्बडा अपॉन लैम्बडा इनफाइनाइट के बराबर होती है। वी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन पर तुल्यांक की चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट कॉन्सेंट्रेशन वी, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन या इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो ये दोनों अल्फा होती है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग के लिए ये वियोजन की मात्रा ना होकर दो तुल्यांकी चालकताओं का अनुपात है। दो तुल्यांकी चालकताओं का अनुपात है, क्योंकि जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा नियरली 1 के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए अल्फा नहीं कह सकते, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा 1 नहीं होगा, कुछ भी निकल के आ सकता है उसका वैल्यू। तो दो तुल्यांकी चालकताओं का अनुपात है। देखिए अब क्या स्टडी की गई बाद में, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, जैसे जैसे तनुता बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, आयंस दूर दूर जाएंगे, आयंस दूर दूर जाएंगे। जब आयंस दूर दूर जाएंगे तो उनकी गतिशीलता बढ़ जाएगी, मोबिलिटी, आयनों की गतिशीलता बढ़ जाएगी।
ठीक है। जब आयन दूर दूर जाएंगे तो आयन गतिशीलता बढ़ जाएगी, यानी कि आयन फ्री हो जाएंगे, फ्री आयन, और ये इजीली करंट फ्लो करेंगे, इजीली धारा का संचालन कर देंगे। तो यानी कि तनुता बढ़ाने पर तुल्यांक की चालकता में वृद्धि हो जाएगी। जब धारा ज्यादा बहेगी तो चालकता में वृद्धि होगी। अब यहाँ से जस्ट एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि चालकता में इंक्रीज हो गया, चालकता बढ़ गई, रीजन इस वजह नहीं कि डिसोसिएशन हुआ है, या आयंस का डिसोसिएशन हुआ है जो वीक में हो रहा था, यहाँ पूरी तरह डिसोसिएशन है, लगभग पूरी तरह डिसोसिएशन है, फिर भी कौन गतिशील चालकता बढ़ कैसे रही है? रीजन कि आयंस जब दूर दूर हो जाएंगे तो उनकी गतिशीलता बढ़ जाएगी, गतिशीलता बढ़ जाएगी तो आयंस बहुत तेजी से इलेक्ट्रोडों की तरफ जाएंगे, उनकी आयनों की गति बहुत तेज हो जाएगी, जिससे चालकता के मान में वृद्धि हो जाएगी। तो चालकता वृद्धि का कारण गतिशीलता है, आयनों की गतिशीलता है, ना कि वियोजन है। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये याद रखें आप, ठीक है। तो उसकी जो क्या मतलब गतिशीलता देखिए, आयनों की गतिशीलता जो बढ़ रही है उस वजह से चालकता उत्पन्न हो रही है, ना कि डिसोसिएशन की वजह से। अब इसको जस्ट उल्टा समझते हैं। जो ये कहा गया कि कुछ भाग अनआयनित रह जाता है, यानी कि तुल्यांक की चालकता घट जाती है, जब आयनित होंगे ज्यादा से ज्यादा तभी तो तुल्यांक बढ़ेगी। ऐसा क्यों हुआ? अब इसी कॉन्सेप्ट को उल्टा समझते हैं कि सांद्रता बढ़ाई तो आयंस क्या आएंगे? पास पास आएंगे, आयंस एक दूसरे के पास पास आएंगे, यानी कि उनके बीच में अंतर आयनिक आकर्षण बल लगेंगे, अंतर आयनिक आकर्षण बल लगेंगे, जिससे गतिशीलता में कमी आएगी, चालकता के मान में कमी हो जाएगी। तो ये बेसिकली आधार था डेबाई का। ये डेबाई थ्योरी जो था, डेबाई हुकल थ्योरी जो थी, उसका बेसिक आधार यही था कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ाते हैं आयंस एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, जिससे उनकी गतिशीलता मोबिलिटी बढ़ जाती है, आयंस फ्री हो जाते हैं एक दूसरे से और बहुत तेजी से इलेक्ट्रोडों की तरफ जाते हैं, जिस वजह से चालकता के मान में वृद्धि होती है, धारा बहुत तेजी ज्यादा बहती है, कारण गतिशीलता, आयनों की गतिशीलता की वजह से। लेकिन सेम इसको उल्टा समझे तो तुल्यांक की चालकता क्यों घट जाती है जब सब बढ़ाते हैं, यानी कि अनडिसोसिएट कैसे रह जाते हैं? क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे के पास पास आने लग जाते हैं, जिससे अंतरायनिक आकर्षण बल लग जाता है, जिससे उनकी गतिशीलता में कमी आ जाती है और उनकी चालकता कम हो जाती है। अब ये चालकता कम हो जाती है, इसके लिए उस डेबाई हक्कल ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए कि कम कैसे होती है या अंतरायनिक बल कैसे लगते हैं, उसी को समझाने के लिए उसने दो तीन कॉन्सेप्ट दिए थे। पहला था उसका असम्मित प्रभाव, कि जिस वजह से चालकता के मान में कमी होती है, क्यों होती है, उसको समझाने के लिए उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। पहला कॉन्सेप्ट था असम्मित प्रभाव या शीतलन प्रभाव, एसिमेट्रिक इफेक्ट, और रिलैक्सेशन इफेक्ट। देखिए ध्यान से समझना इस चीज को। देखिए क्या कहता है ये, इसके अनुसार क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रोलाइट को एक सोल्यूशन विलायक में घोला जाता है या पानी में घोला जाता है या किसी में वाले विलायक में, तो उसका जो धनायन है वो अपने चारों तरफ ऋणायन से घिरा रहता है, और सेम एक ऋणायन अपने चारों तरफ धनायन से घिरा रहता है। ये ऋणायन से घिरा हुआ है चारों तरफ से, क्लियर। इसी तरह एक ऋणायन धनायन से चारों तरफ से घिरा, अपन अभी एक आयन लेके चल रहे हैं धनायन, सेम कॉन्सेप्ट ऋणायन पर लगेगा। हम धनायन की बात कर रहे हैं कि धनायन अपने चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? ऋणायनों से घिरा हुआ है। जब अभी कोई धारा प्रवाहित नहीं कर रहे हैं, अभी कोई हमने कुछ भी इफेक्ट इलेक्ट्रोड नहीं लगाए, विभव नहीं लगाए, पोटेंशियल जनरेट नहीं किया है, तो जो ये जो आयन जो इसको चारों तरफ से जो घेर के बैठे हुए नेगेटिव आयन, ये कहलाता है आयनिक परिमंडल, इसको बोलते हैं आयनिक परिमंडल, क्लियर। आयनिक परिमंडल, आयनिक एटमॉस्फेयर, आयोनिक एटमॉस्फेयर, ठीक है। जब कोई पोटेंशियल नहीं है, जब किसी तरह का कोई विभव नहीं लगाया गया है, तो ये एकदम सिमेट्रिक फॉर्म में होता है, बिल्कुल गोला बनाते हुए चारों तरफ से घिरे हुए रहता है। लेकिन जैसे ही विभव लगा दिया इसके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो देखिए क्या होगा।
जैसे ये लगाया तो पॉजिटिव किधर जाने लगेगा, नेगेटिव की तरफ। क्लियर। और दूसरा क्या होगा, ये जो है नेगेटिव, ये कहां जाने लगेंगे, इस पॉजिटिव की तरफ, इस तरह से। तो ये नेगेटिव हो गए। पॉजिटिव तो जा रहा है इस तरफ और ये नेगेटिव वगैरह जा रहे हैं इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव की इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे वो नेगेटिव। तो ये जो परिमंडल था, आयनिक परिमंडल जो सिमेट्रिक था, यहाँ पर जो सिमेट्रिक था विभव की प्रेजेंस में, ये कैसा हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। एसिमेट्रिक आयनिक परिमंडल का निर्माण हो गया, आयनिक एटमॉस्फेयर का निर्माण हो गया। क्लियर। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करी, विपरीत आवेशित आयन इलेक्ट्रोड की तरफ गति करना स्टार्ट कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, यानी धनायन कैथोड की तरफ और ऋणायन एनोड की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, जिससे सिमेट्री खत्म हो जाएगी। सिमेट्री खत्म हो जाएगी तो इसे बोलते हैं आयनिक एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक हो जाएगा, यानी कि सिमेट्री समाप्त हो जाएगी या विकृत हो जाएगा। अब जो यहाँ से देखिए, अब जो ये धनायन है जो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इस धनायन पर ये जो नेगेटिव चार्ज हैं, ये भी तो इसको पीछे की तरफ खींचना स्टार्ट करेंगे, ये इसको पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ये इसे पीछे की तरफ लेके जाएंगे। तो एक फोर्स तो इस धनायन पर इधर लग रहा है और एक फोर्स इस धनायन पर इधर लग रहा है। तो नेट इसकी जो धनायन जो गति है, नेट गति में कमी आ जाएगी, यानी कि धनायन की गति में अल्टीमेटली कमी हो जाएगी। कारण ऋणायनों के द्वारा लगाया गया आकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स, और वो कहां लगेगा, पीछे की तरफ, धनायन की गति के विपरीत दिशा में, गति की विपरीत दिशा में। इससे धनायन की गति में कमी आ जाएगी, समझ रहे हो। ठीक है। तो धनायन जो आगे की तरफ जा रहा था, पीछे जो चलने वाला जो आयनिक परिमंडल है जो एसिमेट्रिक हो चुका है, वो उसको साथ में पीछे की तरफ भी खींचना स्टार्ट करेगा। ठीक है। और जो हमारा गतिशील आयन है, इसको स्वयं को, अपने आप को इस आयनिक परिमंडल के साथ सामंजस्य बैठाने में कुछ समय लगता है। यानी कि जो हमारा ये धनायन है और जो ऋणायन है, जैसे ही इलेक्ट्रिक विभव लगाया, ये एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगे, यानी कि ये इधर पीछे की तरफ भागना स्टार्ट करेंगे, ये आगे की तरफ भागना करेंगे। तो ये जब एक दूसरे को एडजस्ट करने में जो टाइम लगता है, उसे कहते हैं विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल, यानी क्रांति काल या श्रांति काल, कि इसको अपने आप को जो हमारा जो जैसे पोटेंशियल लगा, एक तरह से देसी भाषा में समझें कि तरह से झटका आग लगा, तो झटके को संभालने के लिए जो टाइम लगता है उसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। इस टाइम के दौरान ही नेगेटिव आयन भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, पॉजिटिव भी एडजस्ट करता है। तो नेगेटिव क्या करता है, इसको पीछे की तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है, पॉजिटिव आगे की तरफ जाना स्टार्ट करता है। अल्टीमेटली क्या होता है, धनायन की गति में कमी आ जाती है, और धनायन की गति में कमी कहा जाती है इस ऋणायनों के पीछे की तरफ लगने वाले फोर्स की वजह से, आकर्षण वजह से, जिससे धनायन की गति जो विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कमी आ जाती है। जब धनायन की गति कम हो जाएगी, मैं अब जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, चालकता किस वजह से है, आयनों की गतिशीलता के कारण, आयंस की गतिशीलता के कारण। जब गतिशीलता में कमी आ जाएगी तो चालकता में भी कमी आ जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, असम्मित प्रभाव या शीतलन प्रभाव। क्लियर, वापस समझ लीजिए इसको। देखिए, जैसे किसी इलेक्ट्रोलाइट को, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पानी या विलायक में बोलते हैं, तो उसके जो धनायन है वो अपने चारों तरफ से ऋणायन के द्वारा गिर जाते हैं और ऋणायन चारों तरफ से धनायन पर गिर जाते हैं। तो हम क्या मतलब एक फिलहाल एक आयन को पकड़ के चल रहे हैं, धनायन को, जो चारों तरफ से ऋणायन से घुरा हुआ है, इसको आयनिक परिमंडल कहते हैं। जब कोई विभव नहीं लगाया गया है तो ये एकदम सिमेट्रिक फॉर्म में है, बिल्कुल गोलाकार फॉर्म में, तो सिमेट्रिक आयनिक मंडल कहते हैं। ठीक है। जैसे ही पोटेंशियल लगाया, तो पोटेंशियल लगाते ही क्या हुआ, धनायन कैथोड की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, ऋणायन एनोड की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, जिससे एक दूसरे को जब एडजस्ट करने में जो टाइम लगेगा वो रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा। जैसे ही एडजस्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज है
ये पॉजिटिव को अपने अपने साथ साथ खींचने की कोशिश करेगा, अपने साथ साथ खींच लेके जाने की कोशिश करेगा, जिसके फलस्वरूप पॉजिटिव की जो गति है उसमें कमी आ जाएगी और इस तरफ जो आयनिक परिमंडल बनेगा वो एसिमेट्रिक कहलाएगा क्योंकि डिस्टर्ब हो गया है। धनायन की गति में कमी आ जाएगी, गति में कमी आएगी, किस वजह से आई? इन ऋण आयनों के आकर्षण बल की वजह से, तो पीछे की तरफ लग रहा है। तो धनायन जब गतिशीलता में कमी होगी तो चालकता में भी कमी आ जाएगी। इसी को क्या कहते हैं? शीतलन प्रभाव या एसिमेट्रिक इफेक्ट। पहला रीजन तो ये दिया देवाई हक्कल ने कि क्यों चालकता स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कम होती है। क्लियर? दूसरा उन्होंने दिया, दूसरा इफेक्ट जो दिया गया था वो विद्युत कण संचलन प्रभाव, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, विद्युत कण संचलन प्रभाव, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। देखिए क्या होता है, जैसे अभी आपको बताया मैंने, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव प्लेट थी। यहाँ हमारा पॉजिटिव जो इधर गति कर रहा था ये डिस्टर्ब हो गया, आयनिक परिमंडल इस तरह से, हमारा आयनिक परिमंडल वो इस तरह से डिस्टर्ब हो गया, ये इधर गति कर रहे हैं और इनमें प्रेजेंट नेगेटिव आयन इधर पीछे की तरफ गति कर रहे हैं, जिसकी वजह से धन आयन की गति में भी इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, क्या एक ही चीज हो रहा है यहाँ पर? क्या ये आयन से गति कर रहे हैं? क्या विलायक के अणु गति नहीं करेंगे? जब कोई धनायन एक कैथोड गति करता है तो जब कोई आयन गति करता है तो विलायक के अणु जस्ट उसके विपरीत दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं। जैसे अपन घर्षण बल लगता है किसी पर, जैसे अपन जमीन पर चलते हैं तो अपन जमीन को पीछे की तरफ धक्का देना शुरू कर देते हैं, या अपन तैरते हैं तो पानी को पीछे की तरफ धक्का देते हैं। धनायन गति करते करते पानी के घर्षण बल के साथ भी टकराता है, क्योंकि पानी उसकी विपरीत दिशा में यानी गमन करना शुरू कर देता है, जल अपने विपरीत दिशा में चलने लग जाता है। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल है जो पीछे की तरफ चलना स्टार्ट कर देंगे तो धनायन पर घर्षण बल लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पानी का, जिस वजह से धनायन की गति कैसी हो जाएगी? धनायन की गति कम हो जाएगी और चालकता भी कम हो जाएगी। और यही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट या विद्युत कण संचलन प्रभाव, कि जब धनायन गति कर रहा होता है तो साथ साथ विलायक के अणु भी गति करते हैं उसकी विपरीत दिशा में, उसकी गति की विपरीत दिशा में। जैसे धनायन पर घर्षण बल लगता है, घर्षण लगता है तो उसकी गति कम हो जाती है, चाल कम हो जाती है, जिस वजह से चालकता कम हो जाती है। ये तो कहलाता है विद्युत कण संचलन प्रभाव। तीसरा इफेक्ट दिया शांता या माध्यम का प्रभाव, मीडियम इफेक्ट। ये तो शांता तो आप सब जानते हो, एक हर मीडियम की एक शांता होती है, विस्कोसिटी होती है। तो शांता यानी कि नीरता जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही गाढ़ा होगा, विस्कस होगा, उतना ही विस्कस होगा। तो विस्कस यानी गाढ़ापन, और गाढ़ापन है तो आयन को गति करने में दिक्कत आएगी, आयन गति धीमी गति से करेगा। ये तो सबको पता है ना कि आपको शांता क्या होती है? बहने का विरोध, यानी कि धनायन को गति करने का विरोध करेंगे, यानी आयन की गति कैसी हो जाएगी? धीमी, और धीमी हो जाएगी तो चालकता कैसी हो जाएगी? कम। तो एक ये शांता इफेक्ट भी हो गया कि जैसे जैसे अगर गाढ़ापन बढ़ता है यानी कि शांता बढ़ती है तो विस्कोसिटी, तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ने से वो गाढ़ापन पैदा होगा, गाढ़ापन आएगा तो आयन की गति ऑटोमेटिकली प्रभावित होगी, यानी कि आयन की गति धीमी होने लग जाएगी और चालकता कम हो जाएगी। तो ये तीन इफेक्ट हैं। तो इन सबको मिलाकर तनुता पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है उसको मिलाकर के देवाई हक्कल ने एक फॉर्मूला दिया। तो लैम्बडा वी, लैम्बडा इनफाइनाइट माइनस के अंडर रूट सी, ये फॉर्मूला दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कि लैम्बडा वी बराबर लैम्बडा इनफाइनाइट माइनस के अंडर रूट सी, यानी कि जो तनलांकिता है वो अंडर रूट सी, यानी कि तनुता पर डायरेक्टली के वर्गमूल के समानुपाती होती है। तनुता के सिंपली समानुपाती का फॉर्मूला है ये, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मूला लगाएं। ठीक है, तो वैसा फॉर्मूला है ये, अगर आप लगाओ y बराबर, इसको अगले पेज पे लेते हैं, लैम्बडा वी बराबर दिया लैम्बडा इनफाइनाइट माइनस के अंडर रूट सी, अगर इसको मैं अरेंज करूं तो लैम्बडा वी माइनस के अंडर रूट सी प्लस लैम्बडा इनफाइनाइट, ये वाई एम एक्स प्लस सी। एम कैसा है? एम है स्लोप, नेगेटिव है, माइनस आ रहा आगे,
और सी है इंटरसेप्ट, और तो y जो है सीधा x के समानुपाती, x क्या है यानी कि y क्या है लैम्बडा v समानुपाती अंडर रूट सी विथ इंटरसेप्ट और स्लोप नेगेटिव। तो ये कॉन्सेप्ट दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी तनुता बढ़ाने पर लैम्बडा के मान में वृद्धि होती है, क्योंकि आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है, और आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है तो आयन तेजी से इलेक्ट्रोड पर जाकर डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिससे करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है। और अगर तनुता कम करें यानी सांद्रता बढ़ाएं तो सांद्रता बढ़ाने पर गतिशीलता कम हो जाती है। गतिशीलता कम क्यों होती है उसके लिए रीजन दिए गए, ये 3 रीजन दिए गए। पहला क्या रीजन था, पहला रीजन था असममित प्रभाव, कैसा लगता है मैंने आपको समझा दिया, 2 बार समझा दिया है ये, ठीक है। दूसरा था इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कैसे कि कोई विलयन है या कोई जिस माध्यम में भी आयंस गति करेगा तो उस माध्यम उसकी विपरीत दिशा में गति करना शुरू कर देता है। जैसा कि एग्जांपल दिया, आप अपन जमीन पर चलते हैं तो जमीन को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, या पानी में तैरते हैं पानी को पीछे की तरफ धक्का देते हैं। सेम कोई विलायक पानी उस विपरीत दिशा में गति करेगा तो आयन जो धनायन है उसको पानी का फ्रिक्शन फोर्स का सामना करना पड़ेगा, जिससे उसकी गति धीमी हो जाएगी। तीसरा मीडियम की प्रभाव, मीडियम की शांतता अगर बढ़ेगी तो विस्कस यानी गाढ़ापन बढ़ेगा, यानी कि आयंस को ट्रेवल करने में दिक्कत आएगी, जिस वजह से आयनों की गति धीमी हो जाएगी, चालकता कम हो जाएगी। इन सारे प्रभावों को मिलाते हुए एक रिलेशन दिया गया लैम्बडा वी बराबर लैम्बडा इनफाइनाइट माइनस के अंडर रूट सी। के क्या है यहाँ, विलायक की विस्कोसिटी है या स्थिरांक है, ये है ये के कांस्टेंट है जो विस्कोसिटी यानी कि नीटा और परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर निर्भर करता है। के जो है एक कांस्टेंट है जो माध्यम की विस्कासिता यानी कि माध्यम की श्यानता यानी कि नीटा और परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर निर्भर करता है। तो ये कंप्लीट डेबाई का कॉन्सेप्ट है। अब डेबाई ने क्या किया, इन तीनों प्रभावों को मिला करके आयंस की गति की स्थायी दिशा प्राप्त कर ली उन्होंने कि आयंस किस डायरेक्शन में किस तरह से क्यों गति कर रहा है, कैसे धीरे धीरे गति कर रहा है, ठीक है। फिर इसमें इस इक्वेशन में क्या हुआ, आगे ऑन इस इक्वेशन से जब थोड़े एक्यूरेटली नहीं आए तो उसने इसके बाद ऑनसेगर ने इसमें थोड़ा सा चेंज किया, इसलिए इसको डेबाई-हक्केल ऑनसेगर इक्वेशन कहते हैं। हुआ क्या है कि ये जो है जो डेरिवेशन था ये एक संयोजी विद्युत अपघट्य जो थे पर तो उनके लिए तो सही आया, लेकिन बाद में जब स्टडी हुई तो कुछ परिणाम ऐसे आए जो थोड़े एक्यूरेटली नहीं आए। तो उनको चेंज करने के लिए, उनको समझाने के लिए ऑनसेगर ने इसमें संशोधन किया, और जो संशोधन करके इक्वेशन दी उसने ऑनसेगर ने, जो ये इक्वेशन थी लैम्बडा वी बराबर लैम्बडा इनफाइनाइट माइनस के अंडर रूट सी, इसमें थोड़ा संशोधन और उसका में संशोधन करके जो समीकरण दी उसे डेबाई-हक्केल ऑनसेगर समीकरण कहते हैं या ऑनसेगर इक्वेशन भी कहते हैं। और वो क्या इक्वेशन थी देखिए, लैम्बडा वी बराबर लैम्बडा इनफाइनाइट माइनस 82.48 बटे डी टी की घात 1/2 नीटा प्लस 8.20 या 8.2 इंटू 10⁵ बटे डी टी की घात 3/2 इंटू लैम्बडा इनफाइनाइट अंडर रूट। ये एक डेरिवेशन करके एक इक्वेशन दी। अब जो ये आपको ब्रैकेट में जो इक्वेशन दिखाई दे रही है ये जस्ट जो डेबाई की इक्वेशन थी, लैम्बडा वी बराबर लैम्बडा इनफाइनाइट माइनस के अंडर रूट सी। तो ये जो के था इसमें संशोधन करके ये पूरा एक कंप्लीट डेरिवेशन दिया ऑनसेगर ने। तो इसने ऑनसेगर ने इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड किया, डी तो है उसका माध्यम का परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जानते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप बंद कषण को कमजोर करने के लिए जो बल लगता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। नीटा जो है श्यानता विस्कोसिटी, ठीक है। ये इन्होंने इंक्लूड किया इन चीजों को, और टी तो आप जानते हो टेम्परेचर है। तो इन सबको इंक्लूड करके परावैद्युतांक को इंक्लूड करके के अंदर संशोधन किया, और के अंदर संशोधन करके ये डेरी कंप्लीट एक इक्वेशन दी। तो इसमें उसने फिर शॉर्ट कर दिया इक्वेशन को, क्या कर दिया
लैम्डा वी बराबर लैम्डा इनफाइनाइट माइनस ए प्लस डी लैम्डा इनफाइनाइट अंडर रूट सी। ए तो है, ए जो है स्थिरांक है जो ताप पर निर्भर करते हैं, तो इसका जो ए बराबर तो जो लिया गया वो 82.48 बटे डी टी की घात 1/2 नीटा। डी पर जो लिया गया, ये आ जाते हैं भाई एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम अगर कंपटीशन आप दो तो उसके अंदर 8.2 इंटू 10⁵ बटे डी टी की घात 3/2 ये लिया बीटा बराबर। ठीक है, स्थिरांक का जो ताप पर निर्भर करते हैं और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं, विलायक की प्रकृति कैसी होगी, तो ये डेबाई-हक्केल-ओनसेगर इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के ऊपर कि कॉन्सेंट्रेशन यानी कि अंडर रूट सी और लैम्डा वी के बीच में ग्राफ खींच के हर प्रकार के एक एक संयोजी इलेक्ट्रोलाइट, 1-2 संयोजी इलेक्ट्रोलाइट, 1-2 संयोजी इलेक्ट्रोलाइट, उन सब पर अप्लाई की गई और जो रिजल्ट आए वो काफी हद तक सही रिजल्ट आए, एक्यूरेटली रिजल्ट आए। ठीक है, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डेबाई-हक्केल ने क्या कहा कि लैम्डा वी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सी, और अगर लैम्डा वी और सी के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। क्लियर, और स्ट्रेट लाइन भी कैसी आएगी, नेगेटिव स्लोप के साथ। समझ रहे हो आप? ठीक है, नेगेटिव स्लोप के साथ आनी चाहिए, और कभी भी कहां से स्टार्ट नहीं होगी, सेंटर से स्टार्ट, मूल बिंदु से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि इंटरसेप्ट भी मौजूद है। इंटरसेप्ट की वैल्यू लैम्डा इनफाइनाइट के बराबर है। तो देखिए क्या होता है, देखिए ग्राफ खींचा गया यानी सत्यापन किया गया, डेबाई-हक्केल थ्योरी का सत्यापन। क्या सत्यापन किया गया कि जब लैम्डा वी और अंडर रूट सी के बीच में ग्राफ खींचा गया तो समीकरण के अनुसार क्या आनी चाहिए, एक सीधी रेखा आनी चाहिए। तो ये जो ग्राफ खींचा गया, तो देखिए कैसे ग्राफ आया, जैसे HCl के लिए ऐसा आया, KCl के लिए कुछ ऐसा आया, AgNO3 के लिए ऐसा आया, ठीक है, NaCl के लिए ऐसा आया, मतलब काफी हद तक स्ट्रेट लाइन आई, सीधी लाइन आई। जैसे ये HCl के लिए हो गया, ये KCl के लिए हो गया, ये NaCl के लिए हो गया, ये AgNO3 के लिए हो गया, इसकी लैम्डा वी और अंडर रूट सी के बीच में, यानी कॉन्सेंट्रेशन और लैम्डा वी के बीच में। अब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कम करते हैं, यानी इस तरफ चलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू कम करना मतलब तन्यता बढ़ाना। देखिए समझिए इस चीज को, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं लैम्डा के मान में कमी आ रही है। जैसे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ तन्यता मैक्सिमम है और सांद्रता 0 है, यही है, तन्यता ऐसे कहें अनंत है। क्लियर, और यहाँ सांद्रता अनंत है, यानी सांद्रता ज्यादा है और तन्यता बहुत कम है। क्लियर, समझना इस चीज को। तो जैसे जैसे सांद्रता कम कर रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो सांद्रता जैसे 0 है, हमारा जो फॉर्मूला है लैम्डा वी बराबर लैम्डा इनफाइनाइट माइनस के अंडर रूट सी। अभी ओनसेगर इक्वेशन में के बराबर वो जो पूरा ब्रैकेट में अभी हमने 82.48 वगैरह लिखा था, वो अगर कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गई तो ये स्टेप पूरी, तो लैम्डा वी किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट के। तो देखिए यहाँ पर जो ये वैल्यूज आ रही है, ये यहाँ ये वैल्यूज, ये लैम्डा इनफाइनाइट के बराबर है, अनंत तन्यता पर चालकताएं है। और जैसे जैसे सांद्रता बढ़ाएंगे, इस तरफ चल रहे हैं, तो ये वाला स्टेप, ये वाले जो राशि है ये बढ़ना शुरू कर देगी। या हमारी ऐसे बात करें सिंपली, जो ओनसेगर इक्वेशन है ए प्लस बी लैम्डा इनफाइनाइट अंडर रूट सी। जब सांद्रता हमने 0 करी, तन्यता 100% कर दी, तो लैम्डा वी किसके बराबर हो गया, अनंत तन्यता पर, यानी बहुत ज्यादा हो गया लैम्डा का मान, तन्यता का मान बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, लेकिन जब सांद्रता जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, ये स्टेप बढ़ती जाएगी, ये बढ़ेगी, तो लैम्डा वी का मान घटना शुरू कर देगा, क्योंकि ये घट रही है, माइनस हो रही है आगे।
तो देखिए घटती जा रही है धीरे धीरे नीचे की तरफ। और ये जो रिजल्ट आए एक्यूरेटली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कैलकुलेटेड वैल्यू के लगभग लगभग एक्यूरेटली प्राप्त हुए, जो कि ग्राफ से भी सिद्ध होता है कि ये डेबाय-हैक्केल थ्योरी एकदम ऑन-साइगर इक्वेशन एकदम सही है। ठीक है, तो इस तरह से तो जैसे जैसे सांद्रता में वृद्धि करते हैं बहुत तेजी से उनकी जो लैम्बडा वी की मान है वो बहुत तेजी से धीरे धीरे बहुत तेजी से कम होने लग जाते हैं, एकदम देखिए नीचे आ रहे हैं। कम होने का कारण आयनों की गतिशीलता कम हो जाना, और दूसरा कारण जिसे शीतलन प्रभाव कहा, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, और नीटा शांता का प्रभाव। जैसे जैसे सांद्रता बढ़ाएंगे गाढ़ापन बढ़ेगा, शांता बढ़ेगी तो ये वैल्यूज बढ़ना शुरू कर देगी। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से एक ये जो ग्राफ के जो डेटा है, यानी ग्राफ का जो डेटा है और ये जो डेटा है एक्सपेरिमेंटल डेटा है, जो एक्सपेरिमेंटल यानी ग्राफ और ये कैलकुलेटेड फॉर्मूले वाला जो डेटा है एक्यूरेटली पाया गया और लगभग लगभग सही पाया गया। तो इस तरह से डेबाय-हैक्केल ऑन-साइगर थ्योरी ने प्रबल इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंप्लीट डेरिवेशन दिया और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया कि कैसे तनुता बढ़ने पर उनकी चालकता भी बढ़ती है, कैसे तनुता घटने पर उनकी चालकता घटती है, जिसके रीजन आपको पहले 3 बता दिए क्यों घटते हैं। तो इससे जस्ट पहले से ऑन-साइगर से पहले डेबाय-हैक्केल ने जो फॉर्मूला था वो क्या दिया था, लैम्बडा वी बराबर लैम्बडा इनफाइनाइट माइनस अंडर रूट के अंडर रूट सी, जिसमें के कांस्टेंट था। लेकिन बाद में ऑन-साइगर ने क्या किया कि इसमें संशोधन किया और संशोधन करके ये इक्वेशन दी कि कुछ परिणाम जो डेबाय थ्योरी में थे, डेबाय-हैक्केल में कुछ परिणाम ऐसा है कि मैच नहीं खाया इसके थ्योरी से, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया ऑन-साइगर ने। उसने नीटा और डी को शामिल करते हुए, नीटा यानी कि शांता और वैद्युतांक को इंक्लूड करते हुए एक नया फॉर्मूला दिया लैम्बडा वी वाला, ये फॉर्मूला, जिसमें और उन्होंने जैसे कि डेबाय-हैक्केल ने बताया था लैम्बडा वी अंडर रूट सी के अनुपाती होती है। अगर अंडर रूट सी के समानुपाती हो तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, जो कि ग्राफ के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटली स्ट्रेट लाइन आती भी है। ये स्ट्रेट लाइन आ रही है जो कि एक्सपेरिमेंट का और कैलकुलेटेड डेटा से मैच खाती है। तो ये कंप्लीट डेरिवेशन था डेबाय-हैक्केल थ्योरी का, एग्जाम में आता है, कंपटीशन में भी काफी आता है। ठीक है, तो एक बार आप पढ़िए इसको, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, किसी भी तरह की कोई लगे आपको कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आई यहाँ पर, आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में या जैसे भी तो पॉसिबल होगा आपको आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार वापस शुरू से मैं रिपीट कर देता हूँ इसको। जैसे ओस्टवाल्ड ने बताया था कि डाइल्यूशन पर बढ़ती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए माना जा रहा था कि 100% डिसोसिएट होते हैं, लेकिन बाद में जब स्टडी हुई तो देखा गया कि जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती है कुछ मात्रा अनडिसोसिएट रह जाती है, कुछ मात्रा अवियोजित रह जाती है, यानी कि सभी सांद्रताओं पर पूर्णतः लगभग आयनित रहते हैं, पूरी तरह आयनित नहीं। ठीक है, तो बाद में बताएगा कि जो अल्फा है वो दो तुल्यांकी चालकताओं का अनुपात है, यानी तनुता बढ़ाने पर क्यों ऐसा क्या हो रहा है, कि जो एक्सप्लेनेशन डेबाय ने कह दिया कि अगर तनुता बढ़ाते हैं तो आयन दूर दूर जाएंगे तो गतिशीलता बढ़ेगी, इससे चालकता के मान में वृद्धि होगी। जो तो चालकता वृद्धि किस वजह से, आयनों की गतिशीलता की वजह से। लेकिन जब सांद्रता बढ़ाते हैं तो आयन पास पास जाते हैं, अंतरायनिक आकर्षण बदलना शुरू हो जाते हैं, जिससे चालकता गतिशीलता में कमी आती है, गतिशीलता में कमी आती है तो चालकता के मान में भी कमी आती है। अब ये गतिशीलता में कमी कैसे आती है उसको समझाने के लिए 3 तरह की थ्योरी दी गई। एक एसिमेट्रिक थ्योरी शीतल भाव, जिसमें पहले क्या कहा गया था कि ये सर्कुलर, जब आयंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में घोला जाता है या ब्लैक में घोला जाता है तो धनायन ऋणायन के द्वारा गिर जाते हैं और एक सिमेट्रिक आयनिक परिमंडल का निर्माण करते हैं। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक विभव लगाते हैं, धनायन नेगेटिव की तरफ और ऋणायन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होना गति करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक झटके में जैसे एक साथ जब ये गति करना स्टार्ट करते हैं तो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है इनको, जिसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और जैसे एडजस्ट करते हैं तो ऋणायन क्या करता है, धनायन को अपने साथ साथ खींचने की कोशिश करते हैं, पीछे की तरफ आकर्षण बल की तरफ लगाने की कोशिश करता है, जिससे धनायन की गति ऋणायनों के द्वारा लगाए गए आकर्षण की वजह से कम हो जाती है। जो आयनिक गतिशीलता में कमी होती है, इसकी चालकता कम हो जाती है, इसी को क्या कहते हैं, शीतलन प्रभाव। सेकंड इफेक्ट दिया गया वैद्युत कण संचलन, तो जैसे जब आयन गति करता है तो विलायक के अणु भी गति करते हैं, लेकिन उसकी विपरीत दिशा में गति करते हैं, इससे फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिससे आयन की गति में भी कमी आती है। मीडियम का इफेक्ट दिया गया कि जैसे नीटा बढ़ जाती है तो विस्कस नीटा सांद्रता बढ़ना, यानी कि नीटा बढ़ना है तो आयनों की गति कम हो जाती है, जिससे चालकता में कमी होती है। इन तीनों इफेक्ट को मिलाते हुए डेबाय-हैक्केल ने एक फॉर्मूला दिया, लैम्बडा वी बराबर लैम्बडा इनफिनिट माइनस अंडर रूट के माइनस अंडर रूट सी। ठीक है, यहाँ पर हमने y बराबर mx प्लस सी का फॉर्मूला आपको मैंने बताया, जिस अगले पेज पे है।
ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, और लैम्डा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सी है। लेकिन जब थोड़ा जब इस पर एक्सपेरिमेंटल डेटा प्रैक्टिकल डेटा को मैच किया गया तो कुछ परिणाम थोड़े अलग प्राप्त हुए। उसी को संशोधित करते हुए ओनसेगर ने एक नई इक्वेशन दी, जिसे डेबाई हक्कल ओनसेगर इक्वेशन कहते हैं। और ओनसेगर ने डी और नीटा यानी कि परावैधताओं को नीटा को इंक्लूड करते हुए इक्वेशन दी, जो ये थी, इसमें ये वैल्यू ए के बराबर, ये वैल्यू बी के बराबर। और जब इनका ग्राफ खींचा गया तो वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से एकदम एक्यूरेटली कैलकुलेटेड डेटा और एक्सपेरिमेंट डेटा मैच खाए। यानी कि क्या, कि लैम्डा वी और अंडर रूट सी समानुपाती होते हैं। अब इस तरफ ग्राफ पे चल रहा है क्योंकि नेगेटिव स्लोप है, यानी कि जैसे जैसे सांद्रता बढ़ाते हैं लैम्डा वी के मान में कमी है, तो उस ग्राफ से भी साबित हो रहा है और एक्सपेरिमेंटली भी साबित हो रहा है। और जैसे जैसे तनुता बढ़ाते हैं, इस साइड चलते हैं, तो जो हमारे लाइन की चालकता है वो कहाँ जाने लग जाती है, इनफाइनाइट के पास में, अनंत तनुता पर, जो कि इससे भी साबित होता है। क्लियर? तो ये एक कंप्लीट डेरिवेशन है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डेबाई हक्कल का, जिसको बाद में संशोधित करके डेबाई हक्कल ओनसेगर इक्वेशन कहते हैं। एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, यानी आरपीएससी वगैरह में भी काफी क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, पढ़िए, कमेंट करिए अगर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक नॉलेज पहुंचे। थैंक यू।